नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रिसाइट टुडे के खास एक बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान। रिसाइट टुडे हमेशा ऐसी शख्सियत को आप लोगों के सामने पेश करता है जो अपने काम में, अपने हुनर में माहिर हो। आज हम ऐसी एक शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं जो MS सेट उर्दू में पहला बंदा है जो क्वालिफाइड जर्नलिज्म में महाराष्ट्र मालेगांव के महाराष्ट्र में अव्वल मकाम और पूरे मुल्क की सतह पर जिसने चौथा मकाम हासिल। कम उम्र में ही इस शख्स ने कम से कम 1300 आर्टिकल के जरिए लोगों की रहनुमाई की है और 10 से ज़ायद किताबों को उसने शाये करके अपनी तालीमी काबिलियत का लोहा भी मनवाया है। साथ ही साथ नूर एकेडमी के ज़रिए लोगों को MPSC UPSC जैसे एग्ज़ाम में मदद कर रहे हैं। मेरी मुराद अताउर रहमान नूरी साहब। अताउर रहमान नूरी साहब, रिसाइट टुडे में हम आपका इस्तेकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि रिसाइट टुडे की अव्वल दिन से ही जो सरपरस्ती कर रहे हैं, ये भी एक ख़ास बात है इनसे अताउर रहमान नूरी साहब की, इसलिए हम दोबारा आपके मशकूर भी हैं, हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने ताल्लुक से, अपने फैमिली बैकग्राउंड के ताल्लुक से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन तक की बात पहुँचाएँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं रिसाइट अकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बासलाहियत मालेगांव में मुझ जैसे खादिम का इंतखाब किया है। और रही बात फैमिली बैकग्राउंड की, तो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा दादी और नाना नानी ये शहर जालना से माइग्रेट होकर शहर मालेगांव तशरीफ़ लाए थे और चूँकि मेरी जाए विलादत मालेगांव ही है, इसलिए शहर मालेगांव मेरा वतन असली है। मेरा अब्बू जो है वो लोग मज़दूर है और उन्होंने मेहनत मज़दूरी करते हुए मेरे तालीमी अखराजात को बियर किया है और आज भी उनकी यही ख्वाहिश है कि जो ख्वाब मैंने अपने आँखों में सजाए हैं वो किस तरह से मुकम्मल हो जाए। वो मुझे शब बेदारी करते हुए देखते हैं, किताबों के साथ लगा हुआ पाते हैं और उनके दिल से बेहद दुआएं निकलती है। बल्कि आज जो कुछ भी कामयाबी मुयस्सर आई है, ये वालिदैन के दिल से निकली हुई दुआओं ही का सिमरा है। और मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे मुशफ़िक वालिदैन हर किसी को अता फ़रमाएँ। आमीन। आपके वालिदैन जो है बड़ी कसम पुरसी की हालत में आपको तालीम के शोबे में पूरी तरह से दाखिल की हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन तक के आप अपनी तालीमी काबिलियत की जो फहरिस्त है, और काफ़ी लंबी फहरिस्त है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक, हमारी नाजरीन तक की वो बात इस ताल्लुक़ से शायद व्यूवर्स को कुछ मुग़ालता भी हो कि पता नहीं इस बंदे ने कितने ट्रैक चेंज किए हैं, मगर आप जब ट्रेजेडी को महसूस करोगे तो ये खिलजान भी दूर हो जाएगा। मैंने 7वीं जमात जो है मनियार जमात खाने में 7वीं जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद शेख उस्मान हाई स्कूल में मैंने 10वीं का इम्तिहान वहाँ से पास किया। फिर 11-12 मेरे ATT हाई स्कूल से हुआ है। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था D फॉर्म में AIT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मालेगांव में। उसके बाद मैंने करियर के लिए फार्मेसी का इंतखाब किया, कुछ जगह पर ट्रेनिंग ली और फिल वक्त एज ए फार्मासिस्ट मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अभिनंदन हॉस्पिटल में, हार्दिक मेडिकल में। इन तमाम ड्यूटीज़ को निभाते हुए मैंने BA किया, MA किया, MS सेट, पेट, साथ ही साथ नेट। तो यहाँ पर बताने का लब्बे-लुबाब ये है कि बराह रास्त मैं 12 के बाद BA में एडमिशन ले सकता था, मगर घरेलू हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि मैं फुल टाइम स्टडी के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दूँ। तो पार्ट टाइम जॉब करते हुए मैंने ये तमाम चीज़ों को अचीव किए हैं और इस कदर अचीव किया है कि जब मैं BA का स्टूडेंट था तो पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया। उसके बाद MA में पूरे डिपार्टमेंट में MSG कॉलेज में 4 सेमेस्टर्स में मैंने आउटस्टैंडिंग पोजीशन हासिल की। उसके बाद साल 2015 में पहली मरतबा MS सेट का जो एग्ज़ाम होता है रियासती सतह पर, जिसमें क्वालिफाई होने वाला महाराष्ट्र में और गोवा में प्रोफेसरशिप के लिए या रिसर्च के लिए एलिजिबल होता है, तो पहले ही अटेम्प्ट में उसको मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर मैंने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पेट का एग्ज़ाम दिया और बिहमदिही ताला पूरी यूनिवर्सिटी में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की। और अभी जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ 31 जुलाई 2018 को, तो बिहमदिही ताला नेट इम्तिहान में को मैंने ना सिर्फ क्रैक किया है बल्कि JRF भी हासिल किया है।
ये इम्तिहान बड़ा ही मुमताज़ और मुनफरिद होता है, जिसमें लाखों बच्चे हर साल शिरकत करते हैं। तो ये कुछ तालीमी सिलसिला था जो मैं दराज किए हुए हूँ। माशाअल्लाह, काफ़ी आपका तालीमी सिलसिला काफ़ी तवील भी है और जद्दोजहद से भरा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जिसको आपने अपने आप को तालीम के लिए वक्फ कर दिया? जी हाँ, ये बड़ा बेहतर सवाल है। एक्चुअली 10 के बाद घरेलू माशी तंगी की सबब मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी और आबिद मास्टर के यहाँ मैं टेलरिंग का काम किया करता था। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा सानिया पेश आया कि आदर्श होटल जो अपने बस स्टैंड के पास वाक़ है, एक बस के ज़रिए से मेरा हादसा हुआ, बल्कि उसको आज भी महसूस करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तकरीबन 2.5-3 महीना मैं हॉस्पिटलाइज था और एक के बाद दीगरे अब तक के मेरे उसी हादसे की वजह से 7 ऑपरेशन हो चुके हैं। लेकिन अज़्म था, हिम्मत थी, पेरेंट्स ने सहारा दिया। वापस 1.5 से 2 साल के गैप के बाद मैंने 11वीं में एडमिशन लिया और फिर कहीं पर भी वो सानिया मेरी राह में रुकावट नहीं बना, वो हायल नहीं हुआ। मुसलसल जहद मुसलसल के साथ मैं अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता रहा। तो अगर किसी की ज़िंदगी में कोई सानिया आता है तो उससे उसे अपने आप को कमतर महसूस नहीं करना चाहिए या अपना ट्रैक तब्दील नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है उन सानियात से उभरने के बाद भी। तो देखा नाज़रीन, अगर कोई हादसा हमारे साथ रूनुमा हो तो उसका बहाना बनाकर हम जिंदगी की रफ्तार को रोक नहीं सकते। हमारे सामने एक मिसाल है हमारे अताउर रहमान नूरी साहब के। उनके साथ इतना बड़ा सानिया होने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की है। आपने जैसे अभी आजकल अखबार में आपका काफ़ी जिक्र है, आपने नेट पास किया है। ये नेट पास करना और पास करने के बाद इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? आप इस फील्ड में आए हैं और हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए हमारे से बहुत से नाज़रीन हैं जो चाहते हैं कि नेट क्या है, उसकी खुलासा अगर हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दे आप इस बात को, तो काफ़ी नाज़रीन की हौसला अफजाई। देखिए, इस सिलसिले में गवर्नमेंट अब सेचुरेशन लाना चाहती है। जैसे डीएड के फौरी बाद सर्विस के लिए टीचर्स एलिजिबल होता था, मगर अब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बंदिश लागू कर दी है टीटी या टेट या सीटीटी के तौर। तो आप खुद भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता है और आप खुद जानते हैं कि 60 स्टूडेंट्स का अगर बैच है तो वो 60 स्टूडेंट्स इस काबिल नहीं होते कि जाके टीच कर सके। बहुत उस बैच से बहुत ही मुमताज़ स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं और वही जाकर एलिजिबल होते हैं टीचिंग के लिए। इसी तरह बीएड में भी यही शर्त लागू है। उसके बाद सीनियर कॉलेज में अगर लेक्चररशिप का इरादा है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बनना है, तो गवर्नमेंट ने रियासती सतह पर एग्ज़ाम्स रखे। जैसे हमारे शहर महाराष्ट्र में MS सेट का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर ले तो महाराष्ट्र में और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए और रिसर्च के लिए एलिजिबल होता है। इसी तरह नेट इम्तिहान जो है वो पूरे मुल्क की सतह पर होता है। अगर कोई इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर ले तो पूरे मुल्क में जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने सीनियर कॉलेज है, तो वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए और रिसर्च के लिए एलिजिबल होता है। तो गवर्नमेंट ये सेचुरेशन लाना चाहती है कि जो गट्स वाले बंदे, जो बासलाहियत है, जिनमें कुछ एबिलिटी है, जिनमें कुछ काबिलियत है, वही टीचिंग के फील्ड में आए। जैसे कि काजी अब्दुल सत्तार साहब जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं और कहीं ना कहीं ये आपका मुशाहिदा भी रहा होगा, उनका ये जुमला है कि बहुत सारे सीनियर कॉलेज में ऐसे टीचर्स हैं जिनकी काबिलियत इस कदर पस्त है कि उन्हें प्राइमरी टीचर्स होना चाहिए और बहुत सारे प्राइमरी स्कूलों में ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जिन्हें सीनियर कॉलेजेस में होना चाहिए। तो ये हकीकत हाल है। कुछ लोग राब्ते के बिना पर या गैर म्यारी ज़ाब्तों के सबब से पोस्ट हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब उस पर बंद लगाना चाहती है इस तरह के इम्तिहानात के ज़रिए से। तो नेट उसी सिलसिले की कड़ी है कि वही स्टूडेंट अब सीनियर कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होंगे जो नेट क्वालिफाई होंगे और उन्हीं को रिसर्च के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा। डिसाइड टुडे के खास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान में आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं अताउर रहमान नूरी साहब से। नूरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नेट, सेट, पेट ये है क्या, इसमें कितना फ़र्क है और इसे पास करने पर क्या नतीजे हासिल होते हैं? देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट सेचुरेशन लाना चाहती है जॉब में, तो इसी एतबार से कुछ इम्तिहानात रियासती सतह पर
मुनक्किद होते हैं, कुछ इम्तिहान मुल्क की सतह पर मुनक्किद होते हैं। अगर मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि रियासत महाराष्ट्र में प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल करार दिया जाओ, तो उसके लिए मुझे MS सेट पर फोकस करना होगा। अगर मैं इस इम्तिहान को पास आउट कर लेता हूँ तो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा में भी लेक्चरशिप के लिए या रिसर्च के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। इसके बरस नेट इम्तिहान ऐसा है कि अगर उसे पास कर लिया जाए तो फिर इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ रियासतों के जो इम्तिहानात होते हैं उसे पास करने की ज़रूरत नहीं, ये एग्ज़ाम ही तमाम रियासतों के लिए काफ़ी होता है। और पेट एग्ज़ाम ये रिसर्च के लिए होता है, इसको पास आउट करने वाला बंदा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल करार नहीं दिया जाता। अलबत्ता जिस यूनिवर्सिटी से इस कैंडिडेट ने पेट इम्तिहान को पास किया है, सिर्फ उस ही यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च के लिए अहल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, महाराष्ट्र में अगर यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है। अगर मुझे PhD करना है मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से तो मुझे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं वहाँ का पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नॉर्थ महाराष्ट्र में अप्लाई करूँ, इसलिए कि मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है। लेकिन अगर मैं MS सेट क्वालिफाई कर लेता हूँ तो फिर मैं पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर जगह अप्लाई करने की पोजीशन में आ जाऊँगा। इसी तरह अगर मैं नेट क्वालिफाई कर लेता हूँ तो पूरे हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैं पोजीशन में आ जाऊँगा और एलिजिबल करार दिया जाऊँगा। तो यही फ़र्क है सेट, पेट और नेट में। इसमें जो सबसे अहम इम्तिहान है नेट का, और इसी में अब हुकूमत बहुत सारी तब्दीलियाँ ला रही है। जैसे पहले इम्तिहान मुनक्किद होता था UGC के अंडर में, मगर वो फिर काम सौंप दिया गया CBSE को, मगर अब CBSE ने भी हाथ उठा लिया है। अब ये इम्तिहान दिसंबर 2018 से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए से लिया जाने वाला है। पहले UGC के अंडर में ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, फिर बाद में उसे ऑब्जेक्टिव बना दिया गया। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अब इस साल 2 पेपर कर दिए गए। अब NTA जो ला रही है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लॉन्च कर रही है, और कहीं ना कहीं 2019 में नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस है। तो बेहतर तौर पर उसमें तब्दीली डालने की कोशिश की जा रही है, और NTA ने यही दावा पेश किया है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी स्टूडेंट्स पास आउट हो जा रहे थे, या इसे एक तरह का बैरियर भी करार दिया जा सकता है, और एक तरह का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए आइडिया भी करार दिया जा सकता है। तो यही बुनियादी फ़र्क है नेट, सेट और पेट इम्तिहान। देखा नाज़रीन, तलबा के स्टूडेंट की काबिलियत को निखारने के लिए ये सारे एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी करार दिया गया है। UPSC एग्ज़ाम में उर्दू मजमून की तैयारी किस तरह से करें? हमारे मुस्लिम तलबा भी चाहते हैं कि UPSC MPSC जैसे एग्ज़ाम में पास हों, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी? जाहिर सर, ये बहुत बेहतर सवाल आपने किया है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रूमर है कि जिस तरह राज्य सेवा का इम्तिहान है उसके लिए मराठी में कमांड हासिल होना ज़रूरी है, उसी तरह UPSC के लिए इंग्लिश में कमांड होना ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए, मगर जो बंदा उर्दू में कमांड रखता है वो भी इस इम्तिहान को देने का अहल है। सिर्फ प्रीलिम इम्तिहान उसे इंग्लिश ज़बान में या हिंदी मीडियम में देना होगा। उसके बाद पहले पेपर जो 2 क्वालिफायर होते हैं उसमें एक इंडियन लैंग्वेज है और दूसरी इंग्लिश कंपलसरी है। इंडियन लैंग्वेज में उर्दू ज़बान भी शामिल है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, इंग्लिश कंपलसरी। उसके बाद के जो बकिया के 5 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 और एस्से राइटिंग, तो ये तमाम ही पेपर्स उर्दू ज़बान में लिखे जा सकते हैं। उर्दू ज़बान में मवाद हासिल है। और उसके बाद इन 5 पेपर के अलावा 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के। इन 2 पेपर्स में उर्दू ज़बान भी शामिल है। तो हम जो पहली से पढ़ते आ रहे हैं या जो 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं या जिन लोगों ने उर्दू मजमून से BA किया है, MA किया है, तो वो जो सिलेबस का हिस्सा है वही तमाम किताबें UPSC में ऑप्शनल का हिस्सा है। तो हमें फिर ऑप्शनल के लिए और अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जो बुनियादी तालीम हमने हासिल की है उसी में हम यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और इसी की तरफ गाइडलाइन करने के लिए हम कुछ काम भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसे IAS ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ हम कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उर्दू ऑप्शनल से IAS का एग्ज़ाम पास किए हैं। तो ये आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि रिसाइट के ज़रिए से आप सोसाइटी में अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करें कि उर्दू इम्तिहान, उर्दू ज़बान के ज़रिए UPSC इम्तिहान दिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट है।
पहला पेपर क्वालिफायर वो 250 मार्क्स का होता है, 2 पेपर ऑप्शनल के वो 500 मार्क्स के होते हैं। यूपीएससी जो कि मुल्क का सबसे सख्त तरीन इम्तिहान है, तकरीबन 2250 मार्क्स का होता है। अगर उसमें 750 मार्क्स उर्दू को मिल जाए तो ये उर्दू वालों के लिए खुशनसीबी है कि वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे खासे नंबरात हासिल कर सकते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि ये जो रूमर बना हुआ है ज़बान के बैरियर का, उससे आप दूर करें और उर्दू में बच्चे इसे लिख सकते हैं। इसका मवाद अवेलेबल है, इसकी कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। बस हमें घर छोड़ना होगा, नींद की कुर्बानी देनी होगी, शादी ब्याह को छोड़ना होगा और एक टारगेट अचीव करने के लिए अंत तक कोशिश करनी होगी। तो देखा नाज़रीन, हमारे अता नूरी साहब ने भी हमें एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि उर्दू ज़बान यूपीएससी में शामिल है और 2200 में से तकरीबन 750 मार्क्स हम उर्दू के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसा एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लिश हमारे पास है तो कम से कम हम उर्दू के ज़रिए हम यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपने हिदायत भी दी है कि इसके लिए थोड़ा सा हमें कुर्बानी देना होगी। क्या एमपीएससी एग्ज़ाम में उर्दू की कोई जगह? जी, चूँकि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं इसलिए यहाँ की जो सरकारी ज़बान है वो मराठी है और जो राज्य सेवा के इम्तिहानात होते हैं वो इंग्लिश या मराठी ज़बानों में लिए जाते हैं। इसलिए यूपीएससी में तो वेटेज है, एमपीएससी में वेटेज नहीं है। ऐसी वो रियासतें जहाँ पर उर्दू को मान्यता दी जाती है वहाँ पर इसका वेटेज हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में मतलब मराठी ज़बान होने की वजह से और उसको उर्दू को उसमें ज़्यादा कोई अहमियत नहीं हासिल है। आपने बहुत अच्छी बात बताई यूपीएससी एग्ज़ाम के ताल्लुक से, ख़ास तौर से आप जो है बहुत सारे आप अपने चैनल के ज़रिए, मैं नाज़रीन को बता दूं कि नूर एकेडमी, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आप उसके रोए रवा सरपरस्त भी है और उसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ वीडियोस, आर्टिकल्स और लेक्चर्स के ज़रिए बहुत से बच्चों की आपने रहनुमाई की। आपके इस तरह से लेक्चर से समाज को कितना फ़ायदा हुआ या इसे आपने किसी तरह से महसूस किया है? यह फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप नूरी एकेडमी चैनल पर विज़िट करोगे तो ऐसे नंबर ऑफ़ कमेंट्स आप पाओगे जो किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं किया है, बल्कि जामिया है या हमदर्द है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या दूसरे सीनियर कॉलेजेस है, वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है कि आप प्रॉपर वे में हमें गाइड कर रहे हो। बल्कि ये हमारे चैनल के लिए खुशनसीबी है कि 3-4 महीना पहले तेलंगाना में उर्दू ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी। हमने उस पर एक स्टोरी की, उसे अपलोड किया। तेलंगाना के एक बंदा वहाँ उस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ और उसे आज गवर्नमेंट जॉब हासिल हुई है। तो हमारे चैनल के ज़रिए से अवेयरनेस पैदा हो रही है और लोग कहीं ना कहीं जॉब हासिल करने के लिए तगौदौ कर रहे हैं। इसी तरह एक प्रोफेसर साहब ने हमें फ़ोन कॉल करके बताया कि पहले उर्दू पेपर में वो 15 से 20 सवालात हल कर पाते थे, मगर आज वो इस पोजीशन में है नूरी एकेडमी चैनल के ज़रिए से कि मोर देन 50% सवालात वो हल कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर बैठे जो उर्दू वालों में कोचिंग की कमी पाई जाती थी वो चैनल के ज़रिए से दूर हो रही है। हमारे यहाँ जो कोचिंग का रुझान है वो 10वीं तक या 12वीं तक, उसके बाद आला सतह पर तालीमी चीज़ों की रहनुमाई यहाँ पर नहीं की जाती है। तो एक अजीब सी कशमकश होती है कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, किस तरह रहनुमाई हासिल करें, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की निशानदेही हम घर बैठकर स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं और लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। बेहमदी तरह 3 लाख लोग हमारे चैनल से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एक अच्छा काम है, पॉजिटिव काम है और इंशाल्लाह हम मज़ीद इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखा नाज़रीन कि तकरीबन 3 लाख अफराद जो है आपके न्यूज़ चैनल, आपके चैनल को देखते हैं और उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। यकीनन हमारे मालेगांव के नाज़रीन के लिए भी एक बड़ा सबक है कि हम यहाँ हमारे शहर से जारी इस चैनल को देखकर यूपीएससी, एमपीएससी, नेट, पेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में आपके वीडियोस, आपके लेक्चरर बहुत लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो हमारे मालेगांव के नाज़रीन भी अगर इसे देखते हैं तो यकीनन उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। आप इतने ज़्यादा क्वालिफाई हैं, मतलब मेरे ख्याल से तो आप बहुत मतलब इस काबिल है। क्या आप कहीं पर जॉब हासिल की है या ऐसी किसी कोशिश में कामयाबी मिली? जी, कोशिश तो जारी है लेकिन अब तक के कामयाबी मुयसर नहीं आ पाई। बहरहाल तालीमी सिलसिला दराज है,
रिसर्च का उन्वान मंजूर हो चुका है और उसी की तरफ अब कदम बढ़ा चुका हो और बिहम्दी ताला नेट में JRF भी हासिल हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन है और एक ज़ौक़ है, तो बेहतर रिसर्च वर्क होने की उम्मीद है और अल्लाह ने चाहा तो मुस्तक़बिल करीब में जॉब भी हासिल हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी आपने एक JRF, ये JRF और SRF इसमें क्या फ़र्क है, ये है क्या? देखिए, नेट में 2 कैटेगरी होती है। एक वो बंदे जो नेट क्वालिफाई होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, उसी में दूसरी कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस रिसर्च फेलोशिप। तो जो हाई नंबरात हासिल करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेट भी क्वालिफाई करार दिए जाते हैं और उन्हें गवर्नमेंट JRF भी अवार्ड करती है। JRF से मुराद जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जो वो रिसर्च करने वाले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में उन्हें जो अखराजात आएंगे तो उसका खर्च गवर्नमेंट बियर करेगी, गवर्नमेंट बर्दाश्त करेंगी, और वो मुख्तसर नहीं बल्कि काफ़ी हेवी अमाउंट होता है। तकरीबन 5 सालों के अंदर 19-20 लाख रुपया गवर्नमेंट इशू करती है। तो पहले 2 साल जो होते हैं वो जूनियर रिसर्च के लिए होते हैं और बकिया के जो 3 साल होते हैं वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पर दिए जाते हैं। तो इनिशियल जो 2 ईयर्स है वो JRF कहलाया जाता है और जो बाद के 3 ईयर्स है वो सीनियर रिसर्च फेलोशिप कराए जाते हैं। तो JRF और SRF ये भी हमारे नाज़रीन के लिए कुछ नया होगा, जिसे अताउर रहमान नूरी साहब ने पूरी तरह से खुलासा किया। नेट सेट पेट में तो बहुत से काबिल जो रहते हैं स्टूडेंट्स वो ही इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट आम से दिखते हैं लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश रहती है कि काश हम भी इस पोजीशन तक पहुँचे, लेकिन शायद कहीं वो कम इल्मी की वजह से या खुद एतमादी की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसकी बुनियादी वजह ख़ास तौर पर हमारे शहर में ये है कि प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस मौजूद नहीं है। इसीलिए हमने नूरी अकेडमी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल बनाया है जहाँ पर हम तालीम के हवाले से मुद्दों को बयान करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी UPSC MPSC का आपने जिक्र किया, तो उस पर हमने जो शहर के SP है हर्ष पोद्दार साहब, उनके इंटरव्यूज़ UPSC के हवाले से अपलोड किए हैं। इम साल जो औरंगाबाद में मोहम्मद नूर सिद्दीकी जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, उनके तकरीबन 10 से 12 लेक्चर्स हमने उस पर अपलोड किए हैं, जिसमें एक स्पेशल लेक्चर आया है UPSC में उर्दू ऑप्शनल की तैयारी किस तरह करें, तो उस पर उन्होंने भरपूर रहनुमाई की है। तो गाइडेंस की कमी की वजह से एहसास से कमतरी पैदा होती है और फिर जब एहसास से कमतरी आ जाए तो आदमी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या पढ़ाई में भरपूर वक्त देने के बाद भी वो स्मार्ट स्टडी करने से कासिर रहता है। तो नूरी अकेडमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हम उन्हें गाइडेंस फराहम कर रहे हैं कि किस वे में वो स्टडी करें। अगर उन्हें प्रॉपर चैनल मिल जाए, कोई उन्हें अप्रिशिएट करने वाला हो, कोई उन्हें सिमत बताने वाला हो, तो हमारे मालेगांव में ऐसे बासलाहियत अफराद कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है और हमेशा रहेंगे। आपने UPSC MPSC एग्ज़ाम की बात की है। गुज़िश्ता कई सालों से हमारे शहर में मरहूम अब्दुल कुद्दूस सर जो है उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ से UPSC और MPSC के स्टूडेंट हासिल हो, लेकिन अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था। अगर ऐसे ही आपसे गुजारिश की जाए कि आप इस क्लास को या इसी कहीं और अपने तौर पर जारी रखना चाहेंगे तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? माशाल्लाह, बेहतर सवाल किया है आपने। ख़ास तौर से मैं अब्दुल कुद्दूस सर को खिराज पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने अनथक मेहनत से ये इस बात की तमन्ना की थी कि शहर से एटलीस्ट एक आदमी तो निकले जो राज्य सेवा या UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करे, और उनकी मेहनतों की काफ़ी सराहना भी की जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने भेजे भी थे, खुदा न ख्वास्ता वो किसी सबब से क्वालिफाई नहीं हो पाए। मेरा पर्सनली तो अभी किसी अदारे का कोई इरादा नहीं है, इसलिए कि रिसर्च की मसरूफियात है, एकेडमी की मसरूफियात है, तालीमी सिलसिला दराज है। अलबत्ता इस तरह के मुखलिस अहबाब जो किसी अदारे के रुकन हो या ज़िम्मेदारान हो, वो अब्दुल कुद्दूस सर के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके शाना बशाना चलने के लिए मैं हुमा वक्त हाजिर हूँ। फिल वक्त इनफरादी तौर पर इस तर्ज का किसी किस्म की कोई क्लास जारी करने का फिल वक्त इरादा नहीं है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस तरह का अदारा कायम करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक जो है आपको तमाम मसरूफियात के साथ साथ कामयाबी के साथ साथ हमारे शहर के बच्चों के लिए भी एक रहनुमा के तौर पर
आपको जल्द अज जल्द हमारे बच्चों के दरमियान पेश करें। आमीन आमीन। आगे के आपके क्या आशाएं? खुद के लिए बात तो यही है कि रिसर्च का सिलसिला जारी हो चुका है, उस पर अभी कंप्लीट फोकस करो, मुकम्मल कंसंट्रेशन उसी पर लगा हुआ है। और भी मंसूबे जहन में बहुत सारे हैं, लेकिन उसे कब्ल अज़ वक्त बयान कर देना ये गैर मुनासिब मालूम होता हो। उसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा कि अदारे फैज़ान रब्बानी पर हम लोग नेट की क्लासेस लिया करते थे, जिसमें धुलिया से, चालीसगांव से स्टूडेंट्स आते थे, मगर मेरे खुद के जो क्लासमेट थे, जो बैचमेट थे, वो उसमें शिरकत नहीं करते थे। बल्कि कुछ लोग चाय के होटल पर बैठकर इस तरह के जुमले कसते थे, यार मेरे साथ तो बैठता है, मेरे साथ तो पढ़ता है, एक डेस्क पे हम लोग बैठकर तालीम हासिल किए, तो वो लोग नहीं आते थे। लेकिन आज अल्लाह पाक ने ये पोजीशन अता कर दी है कि हम बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और सारी जगह से लोग उसमें इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तो फिल वक्त अगर मैं यूपीएससी की क्लास लेता हूँ तो बात वही आएंगी कि ख़ुद क्वालिफाई नहीं है और दूसरों को पढ़ाने के लिए निकले हैं। लेकिन हमने ऐसे अहबाब तैयार करना शुरू कर दिए हैं जो ऑन पोस्ट रहकर इस सिमतों में भी काम कर रहे हैं। तो एक बेहतर और सुनहरा वक्त इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में आने वाला है इंशाल्लाह। बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान, रिसाइट टुडे की इस खास एपिसोड में अताउर रहमान नूरी साहब से हमारी बातचीत जारी है। हम उनसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि समाज के लिए आपका क्या पैगाम? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जो खानकाए मारहरा से दिया गया है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आज तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीमी मियार हमारा बहुत पस्त हो चुका है, हम पिछड़ चुके हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये एहसास होने लगा था कि अब हमें बेदारी शायद आ जाएंगी, मगर अब तक कि हम बेदार होने से कासिर है। इसीलिए खानकाए मारहरा ने ये पैगाम दिया है, ये नारा दिया है कि भले ही आप आधी रोटी खाए, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। और आपके रिसाइट एकेडमी के ज़रिए से मैं यही पैगाम पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को फजूल कामों में या फजूल मशगूलियात में मुनहमिक रखने के बजाय तालीम और तरबियत पर फोकस करें। स्टूडेंट से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आपको अगर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो आप फजूल की दोस्ती ना करते हुए अपने मकसद पर, अपने टारगेट पर फोकस करें। पेरेंट्स बहुत ही मुशक्क़त के साथ कमाते हैं और आप पर खर्च करते हैं, तो आप उसका मिसयूज़ ना करें। जब आपको बाप कमाई मिल रही है तो आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। जब आप कमाई पर आ जाओगे तब एहसास होगा कि किस तरह से पैसा हासिल किया जाता है। तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि तालीम के ऊपर फोकस किया जाए और तालीमी मियार को बुलंद किया जाए। तो नाज़रीन, एक बेहतरीन पैगाम के साथ अताउर रहमान नूरी साहब से हम रुखसती चाहते हैं। आप हमारे यहाँ पर हमारे रिसाइट टुडे में आए और रिसाइट टुडे के माध्यम से आपने जो है हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जी शुक्रिया। वेलकम। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया।